Okay, recording started. In my screen. तो पहले ये बता देते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया है ऑन ऑडिट लॉग्स। सो हमारी एक सीरीज चल रही है ऑडिट लॉग सीरीज, इसमें हमने अब तक 4 वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियो बनाया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसका हमने एक रीविजिट बनाया था। इसमें हमने सीखा था कि एक्टिविटी इवेंट एपीआई को कैसे इस्तेमाल करना है ऑडिट लॉग्स के लिए, और उसमें हमने ये सीखा था कि एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करना है, उसकी मदद से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। देन हमने सीखा था कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन हमने एक दिक्कत देखी थी कि जब भी हम एक्सेस टोकन का इस्तेमाल करके डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कंप्लीट डेटा नहीं आता है, वो डिफरेंट रिजल्ट सेट्स होते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपने पहली कॉल करी तो पहला रिजल्ट सेट मिलेगा, वो आपका कंप्लीट डेटा नहीं होता है। बट उस पहले रिजल्ट सेट के साथ आपको एक कंटिन्यूएशन टोकन मिलता है। कंटिन्यूएशन टोकन का इस्तेमाल करके आपको दूसरा सेट ऑफ डेटा मिलता है, और दूसरे सेट ऑफ डेटा में भी कंटिन्यूएशन टोकन मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना डेटा ज़्यादा बड़ा होगा उतने आपके रिजल्ट सेट्स होंगे, और उतनी बार कंटिन्यूएशन टोकन आपको दोबारा नया मिलेगा, और कंटिन्यूएशन टोकन का इस्तेमाल करके जो नेक्स्ट रिजल्ट सेट है उसको फिर लेना है। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लूप। लूप का इस्तेमाल करके आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। देन हमने पिछले हफ्ते किया था ये, जिसमें हमें एक चीज नहीं पता चली कि जब हम डेटा निकाल लेते हैं पावर बीआई में ले आते हैं, ये हमने डेस्कटॉप में किया था, पर जब हम इस डेस्कटॉप फाइल को उठा के सर्विस में जब डालते हैं तो हमने वहाँ पे एक प्रॉब्लम नोटिस करी थी। प्रॉब्लम ये थी, मतलब 2 प्रॉब्लम थी एक्चुअली में। पहली प्रॉब्लम थी कि नॉट फाउंड आ रहा था, क्योंकि हम यूआरएल पार्शियल दे रहे थे, उसकी वजह भी थी पार्शियल देने की। ओके, पर जब हमने यूआरएल पूरा दिया तो वो इशू आ रहा था डायनेमिक डेटा सोर्स का। तो इस वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया गया है इस वाले में। ओके, आज का जो सॉल्यूशन है वो है कि व्हाट इफ अगर मेरे को और ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ डेटा कैप्चर करना है पावर बीआई में, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ डेटा कैप्चर करना है। ओके, तो इसके लिए हम पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स पे वापस चले आते हैं, पावर बीआई रेस्ट एपीआई पे आते हैं, इधर आते हैं, फिर एडमिन में जाते हैं। एडमिन में जाने के बाद ये है गेट एक्टिविटी इवेंट्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जो हमें समझना जरूरी है। पहली बात ये लिखी हुई है कि जब भी आप इस एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, सो आप मल्टीपल डेज का डेटा नहीं ले सकते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेम यूटीसी डे होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरे को पिछले 4 दिन का निकालना है या 2 दिन का निकालना है, तो आपको एक स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरे को 1 जनवरी और 2 जनवरी का डेटा निकालना है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट डेट में आप क्या देंगे, 1 जनवरी देंगे, एंड डेट में क्या देंगे, 2 जनवरी देंगे। ओके, ये 2 डिफरेंट डेट हो गई, ये दो दो डिफरेंट यूटीसी डेज हो गए। तो आपका ये क्या कहते हैं, ये जो एपीआई है वो एरर मारेगा, कहेगा बैड रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट ही गलत दी है। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों ही 1 जन का होना चाहिए, बस उस पर टाइम जो है वो अलग कर सकते हैं। ओके, ये चीज समझ में आई। दूसरा, इस एपीआई कॉल का इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल आप लूप लगा देते हैं या कोई तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे आप कई सारे दिनों का निकाल सकते हैं। पर जब भी आप एपीआई कॉल करेंगे तो आप सिस्टम को बताएंगे कि मैं 1 दिन का ही कर रहा हूँ, पर वो मल्टीपल डेज में लूप होता रहेगा, मतलब आइटरेट होता रहेगा। ठीक है, तो आपने ये सिचुएशन हैंडल कर ली। बट नाउ इसके ऊपर एक प्रॉब्लम और आती है जिसे कहते हैं, जो है वो है कि आप कितने दिन का मैक्सिमम निकाल सकते हैं एट अ रन, या कितने दिन का मिलेगा। वो है 30 डेज। सिर्फ 30 डेज का ही डेटा निकाल सकते हैं एक्टिविटी इवेंट एपीआई का इस्तेमाल करके। ओके, तो यहाँ तक आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि 30 डेज तो बाय डिफॉल्ट भी हमें जब हम ये बनाते हैं क्या बोलते हैं यूसेज मेट्रिक यूसेज मैट्रिक्स, रिपोर्ट, तो करेक्ट। वहां पर भी शायद 30 डेज नए वाले वर्जन में मिलते हैं और पुराने वाले वर्जन में आई गेस 60 डेज या 90 डेज मिलता है। 90 डेज है वो, 90 आप डेज सही में। कह रहे हैं। हाँ
सही कह रहे हो 90 डेज मिलता है, तो बस ये डिफरेंस है कि वो हमें वर्क स्पेस लेवल पे मिलता है, वो टेनेंट लेवल पे नहीं मिलता। करेक्ट, ये भी पॉइंट सही है आपका। ओके, तो बस इस केस में एडवांटेज ये है कि ये जो 1 महीने का डेटा मिलेगा ये एट अ टेनेंट लेवल मिलेगा या ये भी एट अ वर्क स्पेस लेवल मिलेगा? ये जो गेट एक्टिविटी इवेंट्स है ये आपको टेनेंट लेवल पे रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ ऑडिट एक्टिविटी, ये लिखा हुआ भी रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑडिट एक्टिविटी फॉर इवेंट्स अ फॉर टेनेंट, ए अच्छा टेनेंट। ठीक है। ठीक है, तो मतलब पूरा टेनेंट पे जितना भी वर्क स्पेस बन रहे हैं, रिपोर्ट बन रहे हैं, व्यू हो रहे हैं, जो भी हो रहा है सब देता है, सबका स्टैट्स देगा, सारे नंबर ला के देता है आपको। पर कंडीशन ये है कि 30 दिन का ही मिलेगा। है ना प्रॉब्लम? राकेश जी, ये डिफरेंस हाँ, क्या हुआ है इसमें वर्क स्पेस लेवल और टेनेंट लेवल में? अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आपको पहले यहाँ जाना पड़ेगा। एक टेनेंट के अंदर मल्टीपल वर्क स्पेसेस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पावर बीआई का एनवायरनमेंट पे चला जाता हूँ, प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं हम यहाँ पे, और पावर बीआई पे लॉग इन कर लेते हैं। तो नाउ आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास बहुत सारी वर्क स्पेसेस हैं, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? ओके। अब टेनेंट का मतलब होता है जैसे एक टेनेंट जैसे टेनेंट को अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को इसका हिंदी मीनिंग बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? किराएदार। किराएदार, बहुत बढ़िया। तो ये जो एनवायरनमेंट है इट इज लाइक अ हाउस, ठीक है? इस हाउस में कौन रहता है? हाँ जी, क्या बोलेंगे? आपका डेटा कह सकते हैं, या ये भी कह सकता हूँ, टेनेंट एक और सेंस में ही बोला जाता है। जब मैं कोई सर्विस को यूज करता हूँ तो उस सर्विस के लिए, मतलब उस वेंडर के लिए जो सर्विस दे रहा है, आई एम अ टेनेंट, आई एम अ गेस्ट, आई एम अ टेनेंट, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मैं किसी का घर यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उस घर के रेस्पेक्ट में वो मेरे को सर्विस के तौर पे वो घर दे रहा है यूज करने के लिए, ताकि मैं रह सकता हूँ, तो मैं वहां पर टेनेंट बन जाता हूँ। सिमिलरली हम एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यूज करते हैं फॉर अस, मतलब मतलब माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम उसके टेनेंट बन जाते हैं, तो इसलिए वो हमें टेनेंट कहता है। ठीक है, तो इस टेनेंट के अंदर जो सर्विस हमें मिल रही है वो पूरा प्लेटफॉर्म यूज करने की मिल रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि टेनेंट लेवल, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। पूरे प्लेटफॉर्म में जितने भी वर्क स्पेस है, सभी का जो यूसेज है वो मैं कैप्चर कर लूंगा यूजिंग दिस एपीआई। समझ में आया? ठीक है। ओके, तो इसको और समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नाउ आप एक अज्यूम, इसमें एक इसमें ये था, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि वर्क स्पेस लेवल में मतलब हम रिपोर्ट्स, डेटा फ्लो, डेटा सेट, डैशबोर्ड, इनका इन्हें ले सकते हैं, और टेनेंट लेवल पे क्या ले सकते हैं? केवल वर्क स्पेसेस, ओके उसमें ओके, उसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह अभी जो। समझाते हैं, अभी समझाते हैं। अब मान के चलिए कि आप एक कंपनी में एक हेड हैं, आपके अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, ठीक है? क्लियर ना? ओके, आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए आईटी डिपार्टमेंट को बोलकर 15 रिपोर्ट्स बनवाई हैं, यहाँ भी क्लियर है हम लोग? ओके, इस ये रिपोर्ट बन गई हैं और यूज में आ भी रही हैं, आपके डिपार्टमेंट के जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ आफ्टर सम मंथ्स आपका एक कंसर्न होगा कि यार मैंने 15 रिपोर्ट तो बनवाई, क्या 15 रिपोर्ट यूज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? है ना? कंसर्न सही है? ओके, सही। नाउ इस पे एक कंसर्न पॉइंट और आता है, वो ये है कि क्रॉस डिपार्टमेंट क्रॉस चार्ज भी होता है। इसका मतलब ये है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है उन 15 रिपोर्ट्स के वजह से। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट क्योंकि यूज कर रहा है, तो आईटी डिपार्टमेंट उस प्लेटफॉर्म को मैनेज करने का चार्ज, पैसा लगाता, पैसा चार्ज करता है, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट के लिए आईटी डिपार्टमेंट को माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ता है। करेक्ट? अब यूटिलाइजेशन आईटी डिपार्टमेंट की उतर रही है, आईटी डिपार्टमेंट को प्लेटफॉर्म चाहिए ही नहीं था, चाहिए किसको है? चाहिए था फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो आईटी डिपार्टमेंट क्यों बियर करे ये खर्चा? सही कह रहा हूँ? सही है। हो गया। तो आईटी डिपार्टमेंट यूटिलाइजेशन के बेसिस पे चार्ज करता है कि आपकी यूटिलाइजेशन इतनी आई थी, पैसा दो, इतना पैसा बनेगा, पैसा दो। समझ गए? ओके, हाँ समझ। ना उस सिनेरियो को थोड़ा और बढ़ा देते हैं,
अभी आप थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आपने सिर्फ एक वर्क स्पेस बनाया या आपको दिया गया, उसमें 15 रिपोर्ट बना के डाल दी गई और आपको दे दी गई कि आप इसको यूज कर सकते हैं, ये अप एंड रनिंग है, आप यूज करिए। अब मैं कहता हूं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है। पहले आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड थे, नाउ यू आर ऑल्सो हेड ऑफ इन्वेंट्री एंड HR। तो आपके अंडर अब कितने डिपार्टमेंट आ गए? 3। 3 आ गए। अब उन डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट्स होंगी, यस या नो? यस। होंगी। तो अब इसका मतलब है कि ये जो एग्जिस्टिंग यूसेज मैट्रिक बनता है, जो वर्कस्पेस लेवल पे बनता है, अब वो कितने हो जाएंगे हमारे पास हर एक वर्कस्पेस के हिसाब से? 3 हो जाएंगे। हाँ 3 है। हर वर्कस्पेस में देखिए यूसेज मैट्रिक होती है जो हम्म, पावर BI प्रोवाइड करता है आपको। हम्म, तो आप खुद सोचिए कि आपको अगर किसी यूसेज जाननी है तो आपको 3 रिपोर्ट को स्क्रॉल करना, मतलब 3 रिपोर्ट्स में जाके अपना जो भी आप करते हैं वो करना हम्म, पड़ेगा। एग्जैक्टली सही कह रहा हूँ मैं? सही कह Okay. रहे हो। अब आप मुझे बताइए, एज अ हेड जिसके पास ऑलरेडी टाइम कम रहता है, हम्म, स्टैट्स निकालना चाहते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आपको हम्म, 3 रिपोर्ट के बेसिस पे तय करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो आपके लिए क्या सही होगा? 3 रिपोर्ट को चेक करना या एक रिपोर्ट को चेक करना? एक को। तो ये जो बन रही है अभी यूसेज मैट्रिक, ये जो टेनेंट लेवल पे बन रही है, उसका मेन पर्पस ये है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी वर्क स्पेस हैं उसके अंदर जो भी काम हो रहा हो, 1 रिपोर्ट हो, 10 रिपोर्ट हो, 1 डेटा सेट हो, 2 डेटा सेट हो, डेटा फ्लो हो ना हो, रिपोर्ट को यूज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी इस एनवायरमेंट प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसका एक लॉग बनेगा, वो लॉग बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे सेव हो रहा है, उस API की मदद से वो लॉग को हम कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने के बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे जो पूरे प्लेटफॉर्म की एक सिंगल रिपोर्ट होगी, जिसको कोई भी डिपार्टमेंट हेड मतलब एक्सेस देना पड़ेगा, आके एक सिंगल रिपोर्ट के ऊपर पूरा स्टैट्स देख सकता है जो वो देखना चाहता है। बताइए कैसा लगा? हाँ, मैं समझ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उस टाइम पे, मतलब उस समय आपने केवल एक वर्क स्पेस की बात की थी, ठीक है, ओके, और टेनेंट में वर्क स्पेसेस की बात हो रही है अभी। एक करेक्ट। टेनेंट के अंदर वर्क स्पेसेस की, हाँ थोड़ा उसमें टेनेंट यहाँ पे प्लेटफॉर्म को बोल रहे हैं हम। जब प्लेटफॉर्म बोलूंगा तो प्लेटफॉर्म में एक यूजर क्या कहता है, वो यूटिलाइजेशन की बात होती है। ये सिर्फ वर्क स्पेस के बारे में नहीं है, ये सिर्फ यूटिलाइजेशन के बारे में है। अब ठीक है। रिपोर्ट को तो वर्क स्पेस में भी देखा जा सकता है और ऐप में भी देखा जा सकता है, ये सिर्फ वर्क स्पेस के बारे में नहीं है। ओके, ओके। तो कोई और क्वेश्चन गाइस? राकेश जी, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने हाँ। बताया कि हम डिपार्टमेंट वाइज, हम जैसे IT डिपार्टमेंट क्या होता है, वो लाइसेंस लेता है अपना पावर BI का, और उस पावर BI के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, इधर फाइनेंस, HR या कोई और भी डिपार्टमेंट है, तो हमारा कोई टाई अप होता है कि हम आपको 10 रिपोर्ट बना के देंगे या 15 रिपोर्ट बना के देंगे। तो एक तो होता है रिपोर्ट का यूसेज देखना, जो हम ये यूसेज मैट्रिक्स के थ्रू देख सकते हैं। एक होता है वो हमारा कितना कैपेसिटी कंज्यूम करते हैं, ताकि अगर हम बिलिंग, कल को हमें बिलिंग करनी होती है, क्योंकि हमें तो टेनेंट करेक्ट। लेवल पे बिलिंग देनी होगी, भाई हम इतने लाइसेंस लेंगे, P1 P2 P3 जो भी अपना, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छा, मेरा कंजम्पशन कर रहा है, वो एक कैपेसिटी यूसेज वगैरह कुछ ऐसा हो, एग्जैक्टली। होता है, हमारी होती है टेनेंट लेवल पे कैपेसिटी कैपेसिटी ओके, मेट्रिक ऐप होती है। मैट्रिक्स होती है, हाँ। तो यहाँ तो पे वो अलग जो चीज होगी इससे, बिल्कुल वो। ओके, ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि जो क्रॉस चार्ज होता है उसका बेसिस क्या होता है? क्या मैं हाँ स्टोरेज ये। के बेस पे चार्ज करता हूँ? अगर हम्म। स्टोरेज के बेस पे चार्ज करता हूँ तो यूटिलाइजेशन का क्या रोल आया? हाँ है जी ना? बिल्कुल। हम्म, तो आंसर आपका ये होना, इसका जो आंसर बनेगा वो ये है कि स्टोरेज के बेस पे चार्ज नहीं करते, वो सेंस ही नहीं करता है। हम्म, माइक्रोसॉफ्ट को 100 TB देता है प्रीमियम पे, हम्म, 100 TB बहुत होता है, सही कह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ। हाँ तो बहुत ज्यादा इसी था। वजह से, हाँ, इसी वजह से स्टोरेज के बेस पे कभी चार्ज नहीं करते आपको। आपको BU। चार्ज किया जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूट यूनिट्स, हम्म, जो कैपेसिटी मेट्रिक आपको दिखाता है। कि CPU यूसेज हमारा जितना हुआ हाँ, अपना। CPU यूटिलाइजेशन, एग्जैक्टली। तो अब ये क्या होती है? सर एक सवाल था। एक मिनट सर। अब यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन क्या है ना? फॉर एग्जाम्पल आपकी रिपोर्ट रिफ्रेश हो रही है, जब वो रिफ्रेश होगी
तो नाउ रिफ्रेश होने के लिए कैसे होगी बताइए। कोई एक फॉर एग्जांपल एक फाइल है, ठीक है, वो मेरे ड्राइव में पड़ी हुई है। अगर वो ड्राइव में पड़ी हुई है तो क्या वो मेरा सीपीयू यूटिलाइज कर रही है? कर रही नहीं है नहीं कर रही है। नहीं कर नहीं कर जो नहीं कर स्टोरेज ले रही है बस खाली। वो अच्छा स्टोरेज ड्राइव खा में रही है, पड़ी है, वो एक ठीक है आइडल, ठीक है। वो आइडल पड़ी हुई है, वो मेरी मेमोरी नहीं खा रही है, वो बस एक स्टोरेज मेमोरी खा रही है, वो मेरी रैम नहीं चूस रही है, वो मेरा सीपीयू नहीं चूस रही है। मेरी रैम चूसना है, रैम कंज्यूम करना है, तो मेरे को उस फाइल को ओपन करना पड़ता है, उसको मेरे को रैम में लोड करना पड़ता है। जब मैं फाइल ओपन करता हूँ, जैसे आप देखेंगे मेरे पास एज ओपन है, पावर बीआई ओपन है, टीम्स ओपन है। अगर मैं आपको टास्क मैनेजर पे ले जाऊं तो आप देखेंगे इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो रन कर रही हैं इस टाइम रन पे, कर और दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग माय रैम एंड माय सीपीयू। और डेस्क में डिस्क पे कितना लोड डालिए, नेटवर्क पे कितना परसेंटेज कंज्यूम कर रही है, समझ गए। अगर कोई फाइल ओपन ही नहीं, जैसे एक्सेल की फाइल ओपन नहीं है तो आप दिखेगी नहीं आपको यहाँ पे एक्सेल की फाइल दिख रही है, एक्सेल फाइल नहीं है भी नहीं। तो जो चीज आप यूज ही नहीं कर रहे वो यहाँ पे लोड खाएगी भी नहीं, कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं आएगी। तो ये होता है यूटिलाइजेशन का मीनिंग। अब पावर बीआई में जब कोई यूजर फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश करने के लिए इट हैज टू ओपन इन सीपीयू, सॉरी रैम, ताकि वो सीपीयू चूस सके। अब जब रिफ्रेश होगा तो वो स्पेस खाएगा, सीपीयू यूनिट चूसेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ तो वो करेगा, राइट, ऊपर नीचे करेगा या प्लस माइनस कुछ तो करेगा, राइट, ओके। तो वहां पे वो सीपीयू यूटिलाइज करेगा। एट द सेम टाइम जब यूजर आएगा, रिपोर्ट ओपन करेगा, स्लाइसर यूज करेगा, सो ना वो रिपोर्ट जो ओपन करेगा तो कहाँ ओपन होगी वो, क्योंकि रिपोर्ट एक आइडल रिपोर्ट है, राइट। जब वो ओपन करेगा तो वो रिपोर्ट का जो डेटा सेट है वो रैम में लोड होगा, करेक्ट। और रैम में जब वो लोड होगा तो रिपोर्ट उसको पुल कर लेगा डेटा को, फिर कैश मेमोरी बनेगी, कुकीज बनेंगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, रैम यूटिलाइज होगा। तो इसी वजह से जितना भी चार्ज किया जाता है वो सीपीयू के बेस पे चार्ज किया जाता है, बिल्कुल। और सीपीयू अगर आपको देखनी है तो आपको ये रेफर करना पड़ता है कैपेसिटी मैट्रिक, मैट्रिक्स उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें 14 डेज का कैपेसिटी मैट्रिक ऐप का व्यू मिलेगा, सिर्फ 14 दिनों का, तो उस पर भी एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना, बढ़िया ना, प्रॉब्लम, राइट। हाँ वो जी, आगे कभी देखेंगे, उसको भी आगे कभी देखेंगे कि उस पर कैसे किया जा सकता है। ओके, यस गाइस, अदर क्वेश्चंस या एनी अदर क्वेश्चन? सर इसी पे ही क्वेश्चन है, हेमंत जी के क्वेश्चन पे एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि सर लाइसेंस जब लेते हैं तो लाइसेंस के साथ ही तो हमें डेडिकेटेड रैम और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, तो जब हमने लाइसेंस की कॉस्ट पे कर दी तो सेपरेटली इसकी कॉस्ट क्यों पे करनी है? चलिए ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपके पास प्रीमियम नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप लाइसेंस लेवल पे खेल रहे हैं, ठीक है जी। तो हाँ। नाउ लाइसेंस लेवल पे खेल रहे हैं, नाउ आपको जो कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी शेयर्ड कैपेसिटी, चला चला नहीं चला नहीं चला, ठीक है। आप पे किस चीज के लिए कर रहे हैं यहाँ पे आप, क्योंकि आपने कैपेसिटी तो ली नहीं है, तो पे किस चीज के लिए कर रहे हो आप? स्टोरेज के लिए। आप पे कर रहे हो लाइसेंस के लिए, हाँ करेक्ट। लाइसेंस के लिए। तो आप चार्ज भी लाइसेंस बेसिस पे करोगे। ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने अलॉट किए हैं 15 लाइसेंस फॉर एग्जाम्पल, तो 15 लाइसेंस का ही चार्ज मारोगे, तो वहां पे कुछ यूटिलाइजेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, 15 लाइसेंस का ही चार्ज करोगे आप, नॉर्मल, बहुत बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। बट तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लाइसेंस लेवल पे सारा गेम नहीं होता है, कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। वो ज्यादा कॉस्टली बैठेगा। तो आप क्या करते हो, कॉस्ट कम करने के लिए आप खरीदते हो प्रीमियम या फैब्रिक, और फैब्रिक आता है तो साथ में सीपीयू पावर आती है, डेडिकेटेड बिल्कुल सीपीयू पावर, बिल्कुल। डेडिकेटेड रैम आएगा, डेडिकेटेड स्टोरेज आती है, सब कुछ सेपरेट मिलता है आपको, ओके, शेयर्ड कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि अब लाइसेंस लेवल तो है ही नहीं, फ्री यूजर भी कंज्यूम कर पा रहा है, रिपोर्ट देख पा रहा है, और आप किस चीज का पे कर रहे हो, आप लाइसेंस का पे कर रहे हो? नहीं, आप पे कर रहे हो कैपेसिटी जो आपने खरीदी सब्सक्रिप्शन उसका का, पे कर रहे हो, हाँ कैपेसिटी का। एग्जैक्टली, हाँ आप उसका पे कर रहे हो, तो उसकी जो यूटिलाइजेशन होगी मैं उसके हिसाब से ही पे करूंगा। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट की 15 रिपोर्ट थी, पर किसी ने यूज नहीं करी महीना भर, तो मैं चार्ज करूंगा उनको? ओके सही है, चार्ज करूंगा? ठीक है। नहीं, अरे क्या नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं नहीं चलेगा भाई। चार्ज होगा ना, क्योंकि वो रिफ्रेश हो रही है, बैकग्राउंड एक्टिविटी तो यस, कंज्यूम कर रही है, तो बिल्कुल। मैं अच्छा चार्ज रिफ्रेश हो रही करूंगा है, हाँ यूटिलाइजेशन चार्ज के बेस करोगे। पे, चार्ज करूंगा, पर चार्ज करूंगा फॉर डेटा सेट रिफ्रेशेस ओनली,
उनके इंट्रैक्शन ऑपरेशन जो हो रहा है उस पे चार्ज नहीं करूंगा, तो उनकी कॉस्ट काफी कम आएगी। और अगर उनका डेटा सेट रिफ्रेश भी नहीं हो रहा तो मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि यूटिलाइजेशन 0 हो गई उनकी। ओके, अब राकेश जी, बताएं। बस इस पे एक पॉइंट है, जैसे ये जब हम भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम एक बजट डिसाइड करते हैं कि भाई फाइनेंस टीम्स का हम ये 50 रिपोर्ट या 10 रिपोर्ट बनाएंगे, हमारा बजट ये है, आपको इस बजट में ये रिपोर्ट बना के देनी है। तो एक तो होता है इनिशियल बजट ना लेवल ना, पे वो अलग चीज है यार। अच्छा, वो इससे लिंक नहीं होगा, वो लाइसेंस यूसेज में नहीं अलग आएगा चीज वो। है, अच्छा, वो अलग चीज है। यहाँ पे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट बनवानी आईटी डिपार्टमेंट से है, ठीक है, पहली चीज ये क्रॉस डिपार्टमेंट काम हो रहा है ना। तो अब आईटी डिपार्टमेंट वैसे वैसे आप एक अंदर की बात बताता हूँ। आपने कभी नोटिस किया है, मैंने नोटिस किया है, गूगल के पास अपना खुद का एक बीआई टूल है ना, है कि नहीं? जो गूगल ऑपरेशंस है, जब उसको रिपोर्ट बनानी होती है तो गूगल स्टूडियो पर नहीं बनाता वो, ये जो भी है जो भी उनका बीआई टूल है उस पर नहीं बनाते, पावर बीआई पे बनाते हैं वो। पावर बीआई पे क्यों बनाते हैं? और जब पावर बीआई पे बनाते हैं तो रिसोर्स बाहर से हायर करते हैं, जबकि इन हाउस कैपेबिलिटी है उनके पास खुद का बीआई टूल है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे मेरा पॉइंट? क्रॉस चार्जिंग ज्यादा है इस वजह से, बाहर सस्ता पड़ता है तो बाहर से बनवा लेते हैं। हाँ समझ में, हाँ कई बार थर्ड पार्टी से भी हायर करते हैं। सही है ये वजह से, क्योंकि ऑपरेशंस जो होता है वो ऑपरेशन से पैसा नहीं बनता कंपनी को। ऑपरेशन मैंडेटरी होता है, करना जरूरी होता है, पर वो पैसा जनरेट नहीं करके देता कंपनी को। इसलिए कंपनी क्या करती है, कॉस्ट मिनिमम करने के लिए आउटसोर्स करती है। अरे आप कहीं और चले जा रहे हैं, इस पे चलो आते ठीक है, हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। सही टॉपिक। बात, ओके। ओके, अगर आपका एक्टिविटी इवेंट ऑडिट लॉग पे कोई और क्वेश्चन है तो आई कैन टेक इट, नहीं है? चलिए, तो नाउ हमने समझा कि जब मैं इस एपीआई को कॉल करता हूँ, रन करता हूँ, और मुझे इसको स्टार्ट डेट और एंड डेट देना है, तो मैं सेम डेट का दूंगा। ओके, इसका मतलब है कि एक दिन से ज्यादा अगर डेटा निकालना हो तो मुझे वही एपीआई कॉल सम अदर डे के लिए दोबारा करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 जनवरी का निकाल रहा हूँ, तो 1 जनवरी के स्टार्ट डेट एंड डेट डालूंगा, रन करूंगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, स्टोर करूंगा, फिर 2 जनवरी के लिए करूंगा, 3 के लिए करूंगा, 4 के लिए करूंगा। मतलब एक कॉल में सारा नहीं निकाल सकता हूँ, ये एक प्रॉब्लम है इधर। तो मल्टीपल कॉल्स करनी पड़ेगी तब जाके डेटा आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग? एक्टिविटी इवेंट से सिर्फ रिपोर्ट का डेटा निकलता है, रिपोर्ट यूसेज का, या डेटा सेट का भी निकलता है? यार ये सिर्फ यूटिलाइजेशन के बारे में, तो यूटिलाइजेशन मतलब जिस चीज की भी यूटिलाइजेशन बनेगी सबका आएगा। इसमें वो भी आएगा ना, कितना एडिट डिलीट किया हमारा कोई वर्क Yes. डेटा सेट, या सब यानी सब पूरा लॉग आ जाएगा आपका। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो अब तक हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है, उसके बेसिस पे हमारे पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन रेडी है। फाउंडेशन में दिखा देते हैं। फाउंडेशन में मेरे पास वो सारे पैरामीटर जो मैंने बनाए थे वो बना रखे हैं। एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करना है उसका कोड यहाँ पर रेडी है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसका भी कोड रेडी है, पहले से ही बना हुआ था। पिछले सेशन में कंटिन्यूएशन टोकन के सिनेरियो में दिखाया था यार। ओके, नॉट सिनेरियो, सेशन में दिखाया था। ओके, अब आता है कि मैं ऐसा क्या करूं, या ऐसा मेरा मतलब है कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं 30 दिन से ज्यादा का डेटा स्टोर कर सकूं। या हमारा जो टारगेट है वो है 1 साल का। अब 1 साल वेट तो नहीं कर सकते, मैं तरीका दिखा देता हूँ, और ये रेगुलर रन करता रहेगा, तो करते करते आप 1 साल तक पहुंच जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक फाउंडेशन रेडी है। अब इस पे आएंगे, लूप कर लगाएंगे, जो मैंने फंक्शन में डाला है वो डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शनल है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन डेट ऑप्शनल है। वैसे मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया था वैसे तो, ये वाला, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको इनवोक मारते हैं। ठीक है, डेटा आ गया। इसमें अगर आप इसमें जाओगे तो मैं कौन सी डेट का निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ कल का, फेब का निकाल रहा हूँ, मैंने हार्ड कोड किया हुआ है अभी। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स आ गए, इसको 2 टेबल करते हैं, ओके करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और ओके करता हूँ मैं, तो पूरा डेटा आ गया है। ठीक है, इसके बाद इसका डेटा टाइप है वो थोड़ा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ सा है। ट्रांसफॉर्म पे आ गए, एंड देन डिटेक्ट डेटा टाइप कर देते हैं। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं।
ओके, उसके बाद मैं इसका नाम डाल देता हूँ ऑडिट लॉग, इसके यहाँ पे आए और नॉर्मल रन कर दिया इसको। ओके, फिर इधर आइए, अब देखेंगे पूरा एक दिन का डेटा आया है जो कि 36 रिकॉर्ड है ना, बढ़िया ना। ओके ओके, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं, तो ये तो निकाला एक दिन का डेटा। उसके बाद अब क्या करते हैं हम, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक नई क्वेरी बना लेते हैं। अब इस ओके, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें डेटा रेगुलर बेसिस पर डेटा लेना है और पावर बी में स्टोर करना है, तो इसके लिए एक अप्रोच आती है जिसको, जो ऑलरेडी नोन है सबको, जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। हम उसका इस्तेमाल करके इसको अचीव करेंगे। तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में आप सभी को पता है हमें 2 पैरामीटर बनाने पड़ते हैं। पहले का नाम क्या होता है? रेंज स्टार्ट, रेंज एंड। रेंज स्टार्ट। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं, डेट टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, आई थिंक 2 फरवरी ले लेते हैं, ठीक है, 2 फरवरी 2025 ले लेते हैं। इसमें एक हाइफन लगाना भूल गया, इसे कॉपी कर लूंगा। ये जो डेटा आप डालते हो ये टेम्परेरी होती है, डालो या ना डालो, डालना पड़ता है, कुछ भी डाल सकते हो आप। ओके, फिर एक और बनाया, इसका नाम रखेंगे रेंज एंड। देन यहाँ पे आके फिर से डेट टाइम ले लेंगे और वही जो पहले डाला था वो दोबारा डाल देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और इसके बाद ये अंडरस्टैंड कर जाएगा। क्योंकि इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की कंडीशन है कि 2 पैरामीटर बनाने होते हैं, तो हमें भी 2 पैरामीटर बना के देने ही पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। ओके, उसके बाद इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करूंगा मैं, और पैरामीटर का इस्तेमाल किया मैंने इधर। उसके बाद न्यू पे गए और एक ब्लैंक क्वेरी बना लेंगे। ये ब्लैंक क्वेरी यहाँ नीचे ले आते हैं। अबे आजा, आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो पैरामीटर में जो डेट है उससे यहाँ पे एक टेबल बन जाए, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो मैं इक्वल टू लगाता हूँ और रेंज स्टार्ट को डाल देता हूँ, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है हम लोग? ठीक, क्लियर है। ओके, अरे वाह क्या बात है। ओके, नाउ एज पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, आप जहां पे भी इन 2 पैरामीटर्स को बाइंड करते हैं, सॉरी इन पैरामीटर को बाइंड करते हैं, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा वो जो टेबल है उस टेबल के ऊपर आपको दोनों पैरामीटर बाइंड करने पड़ेंगे। एक से काम नहीं चलेगा। मैंने करके देखा, एक लेता नहीं है, एक से ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आप सेटअप नहीं कर पाओगे, मना कर देता है। आपको दोनों बाइंड करने पड़ते हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक टेबल चाहिए जिसमें डेट पास करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आया, इसको टेबल बना लेता हूँ। ये टेबल बन गई है मेरी। इसका नाम मैं डाल देता हूँ एक्सट्रैक्शन डेट, स्पेलिंग सही है ना? ओके, और ये बन गया, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम इज, अगर इस कोड में ध्यान से देखेंगे, मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 पैरामीटर यूज करने हैं मेरे को। तक क्या लॉजिक बनाए कि दोनों पैरामीटर यूज कर सकें हम? बताइए, एनी थॉट? अपेंड कर दो रेंज क्या स्टार्ट और रेंज कैलेंडर और एट। कैलेंडर डेट होता है, कैलेंडर फंक्शन, इसमें स्टार्ट और एंड डेट यूज कर स्टार्ट और सकते एंड डेट। ओके, ओके, याद रखिएगा हमेशा जो स्टार्ट और एंड डेट होती है उसमें टाइम बदलेगा ये। तो एक्चुअली में जो ये दे रहा है ये डेट नहीं दे रहा है, ये डेट टाइम देगा। तो हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो डेट टाइम के ऊपर करना है। ओके, और कोई थॉट? हाँ जी, कोई और थॉट? यूनियन करके लेकर आ सकते हैं। तो ये 2 डेट, दो रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो एक्टिविटी डेटा आएगा वो डुप्लीकेट आएगा। फिर मैं चाहता हूँ ये दोनों यूज हो और रिकॉर्ड एक सिंगल सेल बने टेबल का। अब बताइए। दोनों यूज हो, एक सिंगल सेल बने, मतलब सर एक सेल में तो एक ही वैल्यू प्रिंट हो सकती है ना, या तो स्टार्ट की या एंड की। वही वही तो क्वेश्चन है कि दोनों पैरामीटर में यूज करूं और वैल्यू एक बने। क्या करूं ऐसा कि एक वैल्यू बने?
और वो डेट की बननी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, माइनस एक काम कर दो करते हैं, दोनों को। तो 0 हो जाएगा अच्छा या 0 टाइम हो आने लग जाएगा। जाएगा। ओके, प्लस कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। हटा ओके, नाउ अब इस एक्टिविटी डेटा पे आइए और यहाँ पे देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेट को यहाँ कोड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी कर रहा हूँ, करेक्ट ना? क्या मैं सही कह रहा हाँ हूँ? जी। और इसमें हेल्पिंग गाइड के लिए मैंने एक्सट्रैक्शन डेट भी बनाई है। तो होगा क्या, ये जो एक्सट्रैक्शन डेट है मैं इसे पास करूंगा इस क्वेरी के कॉलम से, जिससे मेरा काम हो जाएगा। ओके, एक काम, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये वाला एक्सट्रैक्शन डेट, ये होगा मेन रोल प्ले करने वाला। ओके ओके, तो इधर आते हैं। याद रखिएगा एक चीज, कि यहाँ पे जो आप डेट देने वाले हैं वो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग लेगा। क्लियर? और भी क्लियर? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट खेलता हूँ। आप लोगों ने सोचा नहीं, पर मैंने सोचा है। ओके, मैं आपको इनपुट देते हैं, आप खुद ही बोलेंगे फिर। मैंने क्या बोला, मैंने दोनों को यूज करना है और वैल्यू एक ही आनी चाहिए। प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। क्या मैं मैक्स मिन लगा सकता हूँ? दोनों को लगा यूज किया और मैक्स लगा दिया तो क्या आएगा? मिन लगा दिया तो क्या आएगा? एक ही एक डेटा वैल्यू आएगी। के दो वैल्यू। एक ही आएगा। ऑपरेशन आपके पास ही था, आपने बस सोचा नहीं। ओके, इधर आए, यहाँ पे आएंगे, इसको एक लिस्ट बना देंगे पहले तो। यहाँ एक कोमा लगाया। अरे अब क्या कर रहा है, रेंज, अरे एंड देना था यार। ओके, राकेश जी, पर नॉर्मल इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में तो हम जब ये पैरामीटर बना देते हैं तो अपनी टेबल में जाके उस कॉलम के साथ बाइंड कर देते हैं, तो यहाँ पे वही आप करूंगा, मैं भी वही कर रहा हूँ। बाइंड का क्या मतलब होता है? बाइंड मतलब बाइंड वहां पे लेट से रेफर ऑर्डर कर डेट देते पे हैं, लगा जब रेफर रेफर कर कर रहे हैं, देते हैं। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, रेफर ही तो कर रहा हूँ, पैरामीटर को रेफर कर रहा हूँ। अब पैरामीटर फिल्टर करे या कुछ और करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कहते हैं, है ना? राकेश जी, बस एक चीज थोड़ा स्मार्ट इसमें खेलते हैं। ही हाँ जी, आपने, मैं वो बोल रहा था कैलेंडर फंक्शन यूज करना। कैलेंडर के लिए भी हमें 2 डेट्स देनी होती है, तो वो भी एक सीरीज बना के देगा। अभी तो बाई चांस हमारे पास सेम डेट है, कल को डेट अलग भी हो हमें सकती है, 3 सीरीज, 5 प्रॉब्लम है हमें सीरीज चाहिए ही नहीं। सीरीज नहीं हमें चाहिए। अगर सीरीज, चलो मानो आ गई हमारे पास, आ गई, हाँ क्या करोगे उसका फिर आप? नाउ सीरीज आएगी, फॉर एग्जांपल आपकी सीरीज आ रही है 3 महीने की या 1 साल की आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है? 30 दिन से ज्यादा तो डेटा लोड ही नहीं कर सकते, तो बाकी डेट्स का क्या करोगे? वो बेकार पड़ी रहेंगी या पूरा सॉल्यूशन एरर मारेगा आपका, है ना? आपको क्या करना है, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है जिसमें हर दिन एक्टिविटी डेटा पुल करेगा, स्टोर करेगा, पुल करेगा, स्टोर करेगा, पुल करेगा, स्टोर करेगा, और ये कंटिन्यूअस करता जाएगा साल भर। धीरे धीरे आप 30 के ऊपर चले जाओगे, करते करते 1 साल हिट हो जाएगा। इवन आप चाहो तो 3-4 साल का डेटा भी लोड कर सकते हो इस तरीके से, ओके, बट टाइम मतलब चाहिए टेकिंग प्रोसेस होगा ये। वन टाइम नहीं होगा, मतलब जैसे रोज डे होगा एग्रीगेट होता जाएगा डेटा हाँ हमारा। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्टिविटी डेटा तो रोज बनता है ना, एवरी दिन के, हर दिन के हिसाब से। तो मैम हिस्टोरिकल मैक्सिमम 30 दिन तक के निकाल पाएंगे इसके थ्रू, मैक्सिमम 30 अगर दिन का ही। एक सिंगल गो में निकालना चाहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आज हूँ, फॉर एग्जांपल को हाँ 9th फेब को मेरे को निकालना है, तो मैं कितने दिन का निकाल सकता हूँ? मैं 30 दिन तक का निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को 2 महीने पहले का चाहिए, 3 महीने पहले का चाहिए, तो नहीं वो हो नहीं है। पाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोरी नहीं करता है। 30 दिन के बाद डेटा उड़ा देता है वो। रिटेंशन पॉलिसी उसकी यही है। बट वो यूसेज ये मैट्रिक्स में देता है हमें, वहां पर कैसे दे देता है पता नहीं, वो अलग वो अलग अलग मेंटेन। सर्वर से डेटा रखा हुआ है, वो अलग अलग मैनेज किया जाता है। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, हाँ जी। तो ये बना दिया, इसके ऊपर एक प्यारा सा फंक्शन लगा देंगे, डॉट, या तो मैक्स लगा दीजिए या मिन लगा दीजिए, दोनों से काम बन जाएगा आपका। ये एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि ये टाइम है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लगा दूंगा डेट टाइम। अब थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, डेट टाइम से हो जाता है, डॉट, एक एक मिनट हम लगाएंगे डेट डॉट फ्रॉम, इसके एंड में चले जाएंगे, क्या आ गया? अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये एक डेट स्ट्रिंग है, हमें जो पास करनी है इधर वो होनी चाहिए टेक्स्ट स्ट्रिंग।
और सॉरी ये तो डेट ले रहा है, तो मतलब चल जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने डेट स्पेसिफाई कर रखा है तो डेट दे सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ओके है, देन इट इज हो गया। ओके, नाउ ये बन गया, एक डेट आ गई, इसी का इस्तेमाल करके आगे खेल होगा हमारा। ओके, इधर आएंगे, इधर गए, टू डेट लगाया, ये रेडी है, इसको एक्सट्रैक्शन डेट का नाम दे देंगे और ऊपर जाके डेट का फॉर्मेट कर देंगे। सॉर्टेड? हाँ जी। तो हमारा जो प्रीवियस रूल था, जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का रूल है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। हमने दोनों को रेफर किया डायरेक्टली, है ना? तो सिस्टम को कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई नहीं, अभी देखते हैं आगे। ओके, अभी तक ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने गड़बड़ करी है, वो दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने भले ही यहाँ पे डेट लिखा है, बट वो डेट अगर पास होगी तो वो यहाँ होगी पास, इसमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये एक्सट्रैक्शन डेट है, इसे मैं यहाँ से, अरे मान जा यार, ये इनपुट आर्ग्यूमेंट को कॉपी किया, इसको यहाँ पे डालना है मुझे, यहाँ कोटेशन लगाया, डबल ब्रैकेट लगाया। अब इसको डायरेक्ट पेस्ट करने पे नुकसान है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग, ये पूरा एक लाइन जो है ये एक स्ट्रिंग लाइन है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक और फंक्शन, या फिर जो मैंने बनाया है उसको मैं कन्वर्ट कर दूं इनटू टेक्स्ट। जैसे एक फंक्शन आता है डेट डॉट टू टेक्स्ट, ये इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी जगह पे। फिर कोमा लगाइए एंड डबल कोटेशन के अंदर आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दीजिए। आपका स्ट्रिंग होगा वाई 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 हाइफन mm हाइफन dd, ठीक है, ये देना पड़ेगा आपको। इसको यहाँ से उठा, एक मिनट, इसको नोट, इसको पूरे को यहाँ से उठाया, कॉपी किया और यहाँ प्रोवाइड कर दिया इस डेट की जगह पे। टाइम तो हमने वैसे ही हार्ड कोड कर रखा है, तो उसके लिए टेंशन है ही नहीं अपने को, ठीक है। ये हो गया एंड ओ डन किया, तो ये खत्म। तो ये जो नया बनाया है ये हमारा मेन रोल प्ले करेगा। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ऐड कॉलम, इन्वोक कस्टम फंक्शन। कॉलम का नाम हम रख देते हैं, वैसे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। इसमें लेंगे गेट एक्टिविटी डेटा, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लूप तो हमारा जीरो ही रहेगा, जीरो रहेगा, नहीं जीरो रहेगा। टोकन देने की जरूरत है क्योंकि ऑप्शनल है। डेट हमारे पास ऑलरेडी है, डेट इसने खुद भी ले लिया, ओके कर दीजिए एंड ठड़ा। राकेश जी, लूप जीरो का मतलब क्या है? हाँ जी, लूप जीरो का मतलब क्या है? लूप जीरो का मतलब है स्टार्ट पोजीशन उसकी। जो लूप लगाते हैं ना हम, जैसे फॉर ईच लूप होता है तो उसमें एक स्टार्ट पोजीशन होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैंने, ये आपको अगर समझना है तो आपको पिछले सेशन में जाना पड़ेगा, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, वहां पे समझाया हुआ है इसको। इसको मारा ओके, ये देखिए पूरा उस दिन का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसके ऊपर जाके ऐसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाके डेटा टाइप कर देंगे, ये पूरा रेडी है। जो पहला बनाया था इसको कॉपी किया, इसको डिलीट मार देंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है वैसे। सेलेक्ट किया इसको, यहाँ पे आए, पेस्ट किया एंड डन, रेडी। आप हमारा पावर क्वेरी लेवल पे जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का जो सेटअप है वो रेडी है। इसके बाद आपने ये फिल्टर दिया, एक्सट्रैक्शन डेट का वो फंक्शन बनाया था, तो उसमें उसने डेट्स के कॉलम अपना आप चूज करें कि इन सब डेटों पे ये फिल्टर लगेगा इस डेट का, सेकंड का, क्योंकि पहले यहाँ 8th था हमारा, या वो जो आपने वहां पर डिफाइन किया हुआ था फिल्टर डेट्स, जो एक्सट्रैक्शन डेट आपने डाल दिया था गेट एक्टिविटी डेटा के अंदर, जो आपने चेंज किया था, अच्छा, उसकी वजह से फिल्टर हो रही है। हाँ हाँ, यहाँ राइट पर राइट। एडवांस में तो ये जो ये वाला इनपुट है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, तो ये मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रॉम दैट कॉलम। वो कॉलम यहाँ पे वैल्यू पास करेगा, यहाँ पे आने का मतलब है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, और वो जो डेट है वो एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस पूरे जो भी लाइन, पूरे लाइन का एक सिंगल रिलेटिव पाथ बन जाएगा, या आपके यूआरएल का एक सब पार्ट बन जाएगा पूरा, इंक्लूडिंग डेट। जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने बोला है सेकंड, सॉरी क्या नाम था, 8th फेब बोला है मैंने, 8th फेब, तो 8th फेब की स्ट्रिंग बन जाएगी, और 8th फेब की स्टार्ट जो कि 00 आवर 00 मिनट एंड सेकंड, और वो एंड तक जाएगी, उस पर्टिकुलर डे के एंड तक जाएगी, जो होगी 23 आवर 59 मिनट्स 59 सेकंड्स। मतलब पूरे दिन का एक्टिविटी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके,
ये तो ठीक हो गया, बट जो आपने जो ओके अभी एक क्वेरी वाला फंक्शन जो अभी एडिट किया है, उसमें अच्छा उसको एक फंक्शन बनाया है लिस्ट, और उसमें फिर वो फिल्टर दिया था डेट, मतलब वो जो ये यहाँ वाला तक ये ठीक है, यहाँ अच्छा तक हो गया हमारा। अच्छा फिर आपने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, रीनेम कर दिया। इन्वोक फंक्शन हाँ जो आपने बनाया है, अच्छा हाँ ये वाला हाँ जी इसमें आपने उसको मैंने फिल्टर इस वाले करवाया। फंक्शन को कॉल किया इस वाले फंक्शन को कॉल किया है बस। अब कॉल करोगे कोई फंक्शन कॉल करते हो तो इनपुट देते हो कि नहीं देते हो बताओ। हाँ, उसको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जब ये फंक्शन ये कस्टम फंक्शन है वैसे, इसमें पहला इनपुट है लूप, मतलब लूप की स्टार्ट पोजीशन जो कि 0 से स्टार्ट होगा। मैंने कोड ऐसे कर रखा है इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा रखा है। 0 नहीं लगाऊंगा ना तो ये कॉल नहीं करेगा, ये वाला लाइन कॉल नहीं होगी, इस वजह से मैंने डिजाइन ऐसे किया है। देन ये हो गया मेरा मेन डेटा, जिसमें मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, डेटा का वेरिएबल है। ये मेरा कंटिन्यूएशन टोकन होगा, इसका भी एक वेरिएबल बनाया है। और ये हो गया मेरा एक एक्सट्रैक्शन डेट, ये मैं पास कर रहा हूँ फ्रॉम दैट कॉलम जो मैंने अभी हाल ही में बनाया है। ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर के ऊपर नहीं, जा रहा है, तो पिछला सेशन देख सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक। कंटिन्यूएशन टोकन वाला देखिएगा, उस पे समझाया हुआ है इसको। तब ये ओके हमने तो हार्ड कोड Hi, डेट sir. बना ली। इस पे हम ये भी कर सकते हैं कि कल को जब पब्लिश कर देंगे टुडे डेट फंक्शन बना देगा, टुडे के बेसिस पे अपना एक्सट्रैक्ट करता जाएगा जब सर्विस पे। टुडे मत करिएगा, टुडे मत करिएगा, उसमें भी दो प्रॉब्लम देखिए। पहला, टुडे लगाते हैं फॉर एग्जांपल, आप जब आज पूरा खत्म तो हुआ नहीं है अभी तक, करेक्ट? n-1 लगाना पड़ेगा तो चलो फिर n-1, चलो ये इससे सॉल्व हो गया। नाउ n-1 लगाने के बाद पावर भी कहेगा आपको कि आप स्टार्ट डेट और एंड डेट रेंज जो है, ये पैरामीटर है, इसको रेफर करो। ये कहाँ डालेंगे आप? समझ गए? हाँ, कोई कैलकुलेशन ऐसी बना सकते हैं जिससे ये हैंडल हो जाए। मैंने समझाने के लिए ये बना दिया है, आप कुछ और तरीका लगा सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज करिए, ऐसे दिखाइए, पर कैलकुलेशन के अंदर यूज मत करिए, ऐसा कर दीजिए कुछ, ठीक है? और इसमें टुडे -1 कर दीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा भी कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक बनाना है बस। नाउ तो ये पूरा राकेश रेडी sir. है। राकेश सर जी, ये बताइए। फिर हर दिन अपना आप ही एक्सट्रैक्ट करेगा? करेक्ट, यस। अच्छा, और आप बोल रहे हैं कि केवल 1 साल तक ही करेगा? नहीं, आप इसको 1 साल के बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं। अभी मैं ले दिखाऊंगा कि 1 साल में क्यों कह रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा इस आफ्टर दिस। ओके, हाँ जी बताइए। सर एक सवाल Sir, था। हाँ जी बताइए। सर please go ahead, सवाल sir. ये था कि जैसे अब आप बिग डेटा की बात कर रहे थे सर, मैं जब काम कर रहा था ना एसक्यूएल पे, तो मेरे बिग पास डेटा वहाँ की पे बात 12 GB बिग डेटा डेटा था। की बात नहीं करी मैंने। तो सर बस बात ये थी कि पावर क्यूरी अच्छा, में जब हम उसको लेके आ रहे होते हैं ना, तो वो आता नहीं है एसक्यूएल क्यूरी की मदद से। तो आप ये जो सारे स्टेप कर रहे हैं, फिर हम कैसे करेंगे? आप ये तो ऑडिट लॉग API क्वेश्चन के पूछ रहे हैं थ्रू क्या? ऑडिट लॉग नहीं सर, आपने एक दफा बताया था नहीं, कि मैं क्रिएट। टॉपिक अभी ऑडिट लॉग का टॉपिक चल रहा है, ऑडिट लॉग के क्वेश्चन पूछिए आप। अगर सर आपका ऑडिट इसके लॉग का बाहर प्लान जब नहीं होगा ना, जब डेटा आएगा। सुनिए सही, इसके बाहर का क्वेश्चन है तो आफ्टर द सेशन आप पूछ लीजिएगा, चलें ठीक ठीक है? है सर, ठीक है ओके, सर। हाँ जी बताइए, कोई और क्वेश्चन? Yeah, I have the yes. question, sir. ओके, या Sir, actually, I started in the late sessions for this one. Can I get the recorded for this session and the previous session also? तो उसके लिए यू कैन गो टू माय चैनल, 1 second, I have made all the videos, all the previous videos, you can refer this, and Okay, I put it in this the- recording I will upload after the session. Okay, Okay, thank you, sir. and if you wanted to see all the previous open live session, there is a dedicated playlist for with the name open live session. You can go there, you can have a look at all the recordings. Sure, thank you, sir. Any other question guys? तो राकेश जी, जैसे अच्छा, आप वो शायद अभी आगे बताएंगे मेरे ख्याल से। Okay, 1 साल से ऊपर तो वाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ ये अभी 1 दिन का डेटा उठा रहा है। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्लोज इन अप्लाई किया, ओके, यहाँ पे आ गए। एंड अब इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट क्या करना होता है? हाँ जी, सेटअप। डिफाइन करनी होती है पॉलिसी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझसे चीजें पूछेगा कि आपको सेटअप करना है। मैंने कहा हाँ मुझे करना है। इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है।
ओके, यहाँ पे बता दीजिए कि कितने दिन का आर्काइव करना है, क्योंकि जो आर्काइव होता है वो दोबारा रिफ्रेश नहीं होता है। क्या मानते कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो मेरा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे भी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिए, वहां पे पूरा समझाया हुआ है, इवन बैकएंड भी दिखाया है मैंने कि बैकएंड में कैसे प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि कितने दिन का रखना चाहिए, दिनों का, महीनों का, सालों का स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर, मंथ, डे ले सकते हो। आई थिंक आप जैसे चाहे रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मंथ ले लेते हैं और 12 महीने कर देते हैं उसको। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, हाँ जी। अगर आप अपने रिफ्रेश को फास्ट रखना चाहते हैं, अगर रखना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे डेज ही लीजिए, क्योंकि जब ये एक्सट्रैक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें T-1 का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एक दिन का, टुडे का नहीं कर सकते क्योंकि टुडे पूरा हुआ नहीं है, जब तक पूरा नहीं होगा एक्सट्रैक्शन का मतलब नहीं पड़ता। और अगर टुडे का कर भी लेते हो तो कुछ डेटा जरूर रह जाएगा जो एक्सट्रैक्ट नहीं हो, कुछ एक्टिविटी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक डे आएगा नहीं, टाइम आएगा नहीं, वो डेटा बनेगा नहीं, तो आएगा नहीं, इसलिए T-1 का करते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अगर मान के चलिए हम कैलेंडर पे आते हैं, अगर मैंने T-1 का किया है, 8 का मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर मैं 7th का 8 को दोबारा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मैंने 7th को भी किया और 8 को भी किया, क्वेश्चन इज 7th का मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है 7 तारीख जब मैंने 8 को एक्सट्रैक्ट किया था। पॉइंट इज प्रीवियस डेज का दोबारा एक्सट्रैक्ट करने का कोई मीनिंग है अगर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि डेटा तो चेंज नहीं होगा अब उसमें, होगा क्या? नहीं, कोई नहीं मीनिंग होगा, नहीं है। हो जाएगा। तो अगर आप रिफ्रेश को फास्ट रखना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल पार्टीशन हमेशा 1, हमेशा 1। ठीक है, अगर करना चाहते हैं ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, इससे रिफ्रेश भी फास्ट रहेगा और टाइमली हो जाएगा। और अगर नहीं मानते तो फिर आप आपकी मन में जो है वो कर दीजिएगा। ओके, आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंटल पार्टीशन थोड़ा बड़ा रखता हूँ, सो दैट मैं दिखा सकूँ कि यस ये वर्क कर रहा है। तो मेरे को पार्टीशन जानबूझ के बड़ा लेना पड़ेगा, पर एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 1 रखिए, या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कर दीजिए, उससे बड़ा मत बनाइएगा, रिफ्रेश स्लो हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको कर देता हूँ 20 डेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी लेना पड़ेगा ओनली रिफ्रेश कंप्लीट डेज, ये जरूरी है, सो दैट कुछ गलती होगी तो इग्नोर हो जाएगी। मतलब होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल आपने टुडे ले लिया तो टुडे इज नॉट कंप्लीट, करेक्ट, तो आपका वहां का जो इशू है पावर क्वेरी वाला ये हैंडल कर देगा, ये फिक्स कर देगा, क्योंकि ये टुडे इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि टुडे कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। नहीं, अरे वाह, फिर से अप्लाई कर दो, ये सेटअप हो गया। मैं बैकएंड नहीं दिखा पाऊंगा इसका क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, प्रीमियम नहीं है, तो थोड़ा कम चलाना पड़ेगा ऐसी। ओके, नाउ डेटा हमारे पास है, मैं क्या करता हूँ ताकि समझ में आए, इजी हो अंडरस्टैंड करने में। ओके, एक्सट्रैक्शन डेट ले लेंगे इधर, और एक्सट्रैक्शन डेट के ऊपर ये आईडी का काउंट ले लूंगा मैं इधर, ये समझाने के लिए कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। ठीक है, इसके अंदर 68 रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे आके क्योंकि मैं क्या कहते हैं, मैं जो मेरा जो एनवायरनमेंट है राइट, उसमें जो यूजर्स होते हैं वो रेगुलरली एक्टिव नहीं होते हैं, तो कुछ दिनों की एक्टिविटी 0 भी हो सकती है मेरी, तो यहाँ काउंट तो मैं ले लूंगा, सॉरी नॉट दिस, इसका नहीं, सॉरी मेरी गलती। मैं यहाँ पे आके इसको ऑन कर दूंगा, शो आइटम विथ नो एक्टिविटी नो डेटा, मतलब अगर किसी दिन में डेटा नहीं आएगा तो रिकॉर्ड गायब हो जाता है बिकॉज ऑफ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। इसको ऑन करने से वो एटलीस्ट वो लाइन दिखाएगा पर काउंट नहीं दिखाएगा, कि काउंट है नहीं। ओके, हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन गाइस? नहीं, अरे वाह, क्या बात है। फिर इधर आइए, देन ऑडिट लॉग पे आइए। एक ये सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, ये मैं आपको अगले सेशन में दिखाऊंगा, पावर ऑटोमेट वाला। इधर आइए, एंड देन इसी पे हम काम कर रहे हैं, इसको लोड कर दीजिए। ये एक शैतानी करता है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं ये क्यों बनाता है, पता ये अननेसेसरी, अभी जरूरत भी नहीं होती। रिसेंट डैशबोर्ड अभी रिसेंटली हुआ है, ये बना देते हैं अपने आप। कोई तरीका है इसे बंद करने का? नहीं, और ट्राई तो हमने भी किया है, मिलता नहीं है। ओके, यहाँ पे आए, डायरेक्ट रिफ्रेश मत करिएगा, उसकी जगह पे यहाँ जाइए पहले, और कुछ छोटे से चेंजेस जरूर करिएगा।
नहीं तो फटेगा। इधर आइए, इस पे अनोनिमस रखिए। अनोनिमस क्यों रख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि ऑथेंटिकेट करने के लिए आप जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपने कोड में ही डाल दी है, ठीक है। और कोड में डालने के बाद अगर आप ऑथेंटिकेट करते हैं तो यू आर ऑथेंटिकेटिंग वाया एक्सेस टोकन। इसी वजह से एनोनिमस रखना पड़ेगा, बाकियों का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि यूजर ने पासवर्ड आपके पास है भी नहीं और उसका सिनेरियो बनता भी नहीं है। तो एनोनिमस रखिए और इसको स्किप जरूर करिएगा, ये जरूरी है क्योंकि यूआरएल अधूरा है। ये वाला पूरा है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी सेकंड वाले में, इधर इस वाले में प्रॉब्लम आई क्योंकि ये यूआरएल अधूरा है तो इसका रोल आ जाएगा, इसलिए साइन करिए। ओके, तो ये सेट है। देन यहाँ पे आइए, शेड्यूल कर दीजिए। और एक छोटी सी रिकमेंडेशन और होगी, वो यह जब भी इसको शेड्यूल करें इसको इमीडिएटली मत लगा दीजिए आफ्टर डे एंड। कोशिश करिए कि आप 6-7 घंटे का गैप रखें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि डेटा पूरा नहीं आता है या कुछ घंटों के बाद दोबारा रन करते तो डेटा आ जाता है। ये प्रॉपर्ली नोटिस किया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 6 के बाद रखिए, 8, 9, 10 ऐसे में रखिए। तो सुबह 8 बजे 10 बजे ऐसे रख लीजिए। और मैं इंडिया टाइम ले लेता हूँ एंड अप्लाई। बाद में डिलीट कर दूंगा इसको वैसे, ठीक है। ओके, ये रेडी है। इसके बाद आइए मेन पेज पे और इसको मारिए रिफ्रेश। ये यहाँ पे वापस आ गया, देखिए शुरू हो गया। अब ये क्या कर रहा है, पीछे पार्टीशन बना रहा है। अब पार्टीशन बनाएगा तो थोड़ा टाइम जरूर लेगा, क्योंकि इसको कम से कम 1 ईयर का पार्टीशन बना, सॉरी 12 महीने के पार्टीशन बनाने हैं और 20 डेली पार्टीशन बनाने हैं। एक आर्काइव बनाएगा, एक बनाएगा इंक्रीमेंटल पार्टीशन बनाएगा, तो थोड़ा टाइम लेगा। मैं दिखा नहीं सकता हूँ प्रॉब्लम। ओके, मीन टाइम में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब इस रिपोर्ट को हमने इंक्रीमेंटल चेंज कर दिया, अब हम इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे विद डेटा सेट। अब Yes, हमें जो करना होगा सर्विस पे unfortunately। करना होगा। इसमें आप ये कर सकते हैं, आप इनिशियल डेवलपमेंट कर लीजिए, जिसमें रिपोर्ट पूरा डिजाइन कर लीजिए, जितना पूरा एंड का काम होता है वो पूरा कर लीजिए, डिजाइन वगैरह ऑल दैट। उसके बाद यहाँ लाइए, उसके बाद पूरा बाकी का रिमेनिंग सेटअप पूरा कर लीजिए। या फिर आप लाइव कनेक्शन का इस्तेमाल करके इसके ऊपर रिपोर्ट बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बट ये जो बैकएंड का जो आपने जितने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं पावर क्वेरी के अंदर, वो फिर हम कुछ नहीं अच्छा देख नहीं। पाएंगे एक बार पब्लिश करने के बाद। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है जिसमें मैंने कर दिया है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश मैं सेटअप कर चुका हूँ, बट प्रॉब्लम इज आफ्टर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश द डेटा सेट बिकम्स अनडाउनलोडेबल, मतलब डाउनलोड नहीं कर सकते हम। Okay. तो क्या तरीका है, Hi, कुछ sir. तरीका है? हाँ जी, एनालिसिस Yeah, I have सर्विस the code. करके एनालिसिस सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। ओके ओके। सो KLM उसमें टूलकिट। नहीं एकदम से जंप नहीं करना। ओके, नाउ इसका तरीका है, बट उसके लिए कॉस्ट, पैसा लगेगा। अगर कम से कम पैसे में चाहते हैं तो पीपीयू ले लो और इस वर्कस्पेस को पीपीयू वर्कस्पेस बना दो। और अगर अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हो तो प्रीमियम ले लो या फिर फैब्रिक ले लो और इस वर्कस्पेस को प्रीमियम या फैब्रिक वर्कस्पेस बना दो। इसके बाद आपको मिलेगा XML एंड पॉइंट, उसका इस्तेमाल करके यू कैन यूज टेबुलर एडिटर टू मेक एनी चेंजेस इन द मॉडल, जो कि हो सकता है कॉलम डालना, मेजर डालना, या कुछ भी चेंजेस पावर क्वेरी पे करना। या आप यूज कर सकते हैं ALM टूलकिट जो अभी राहुल जी ने बताया, या आप यूज कर सकते हैं SSMS का टू मेक दिस चेंजेस, है ना। बढ़िया। अच्छा, इस एक चीज है, जैसे अभी आपने इसमें टोकन डिफाइन किए थे, उसकी वैलिडिटी में भी हमने 1 महीने करी है, 1 साल करी, तो अगर वो एक्सपायर हो गया तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो टोकन की है ना? वैलिडिटी है 1 घंटा। 1 वो घंटे तो बाद आपने टोकन अभी किया होगा। वैसे जब प्रैक्टिकली बनाएंगे तो हम इसकी वैलिडिटी कम से कम ज्यादा रखें, क्योंकि अगर एक बार ना एक्सपायर हो गया तो फिर एडिट करना पड़ेगा हमें। नहीं, ऐसा टोकन वैलिडिटी हमारे हाथ में नहीं है। हम चाह के भी उसकी वैलिडिटी बड़ा या छोटा कम घटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपने वो जो ऐप बनाई थी स्टार्टिंग में सेशंस में, तो वहां पर वो डिफाइन किया था ना, वो ऐप का एक्सपायर कब हो जाएगी ऐप। इनिशियल सेशंस में जब हम इस डेटा सेट से कनेक्ट टॉपिक का करते नाम हैं, बताइए। इसी में एक्टिविटी लॉग में सेकंड हाँ, सेशन जब था, नहीं डेटा शायद एक्सट्रैक्ट करना।
ऐप रजिस्टर करते हैं वो शायद तब बताया था। एज्योर के अंदर जो अच्छा ऐप के थ्रू हमको अच्छा अच्छा हाँ अच्छा नहीं तो हाँ यहाँ पे यूजर दो बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, दो अलग बातें हैं। एक है ऐप की रजिस्ट्रेशन और हाँ एक है टोकन। ऐप की सीक्रेट एक्सपायरी, उसमें एक सीक्रेट होता है, ऐप का एक सीक्रेट होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, और एक होती है आपके क्या कहते हैं उसका नाम, कंटिन्यूस हाँ कंटिन्यूस, सॉरी नो नॉट एक्सेस टोकन की एक्सपायरी। ये दोनों डिफरेंट होती है। नाउ अगर आप ऐप के सीक्रेट की बात करते हैं तो ऐप के सीक्रेट की जो एक्सपायरी डेट है 2 साल की है मैक्सिमम। आप कम भी कर सकते हो पर उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। और अगर आप एक्सपायरी की बात कर रहे हैं एक्सेस टोकन की, सो वो 1 घंटे तक रहता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। पर उसकी टेंशन नहीं है, इसमें जो सॉल्यूशन बनाया गया है ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। मतलब जो डेटा पुल करता है ये आराम से, इसलिए मैंने कहा था कि रेंज छोटी रखिएगा इंक्रीमेंटल की, बड़ी रखेंगे टाइम बढ़ेगा, एक्सेस टोकन एक्सपायर हो सकता है, रिफ्रेश फेल हो जाएगा। बेटर रेंज छोटी रखिए, एक दिन एक्सेस टोकन एक्सपायर नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर सारा डेटा भी आ जाएगा और वो आर्काइव होता रहेगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। और और आपका जो पूरा ऐप काम हो वाला जाएगा। फेल होता है तो वो हमें फिर अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान के चलो हमने इनिशियली 1 महीने के हिसाब से हाँ बना तो दी। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है आप यहाँ पे जाइए, अगर वो तो बहुत आसान सा है, यहाँ पे जाइए, पैरामीटर को एक्सपैंड करिए और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, सीक्रेट यहाँ डाल ओके दीजिए, वेरी ठीक इजी पीजी सॉल्यूशन। ठीक है। कैसा लगा? Sir, I have the question. यस, व्हाट इज Can योर I ask? क्वेश्चन? यस Yeah. यस। Sorry, sir. I think you are explaining these questions before also. I don't know. Sir, I am working as a data analyst in Udaan. Okay. We created the dashboard with the size of 7 GB of the data sets. Okay. It's a daily half an hour refreshing the data sets. Oh, So, one second, you- one second, one second, one second, one second. Is Okay. it audit log question? I think no. No. Yes, sir. It's an incremental thing, archived thing, and No, 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 incremental no, thing. no, 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 no. You cannot ask any question other than this, the Okay. current topic. If you want to ask, you have to wait for the closure of the session. Oh, Okay. okay then. I will take it after after closure of the session. Okay. Otherwise, my audience will feel that it is something else is going, and they feel that it's something weird is going on. The Okay. topics become irrelevant in that case. I have to Sure. do it. Sure. Okay. Okay. Still running. अभी भी चल रहा है, so it will take time. मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पहले करके रखा हुआ है, ठीक है। इसमें I'll duplicate this tab, come here, and I think home में जाना पड़ेगा. Okay, so here, yeah, this one. It is in the, okay, this workspace. See, it already has these number of days. इसमें मैंने जो policy define कर दी, that was of 7 days, around 7 days, 7 or 8 days like that. तो देखिए कितने सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया इसने, बढ़िया ना। अब ये समझाने के लिए है, अगर आप यहाँ आओगे नोट इधर एडिट में जाओगे, सो यू कैन सी ऑल दिस। तो नाउ फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई नीड अ ग्राफ दैट विल that should show me trend analysis, for example. So I come here, I'll create a graph, a basic line chart. I have to drop my creation time and IDs in the values. Okay, so another problem. Oh, is it a text string? Oh, another problem. Another problem. So system is assuming that this creation date is a string. So that's why So another date and problem. time both are coming. That's why it's showing like this. No, system is assuming that this is a string, Mm. and that's why the continuous access is not coming. Another problem. Okay, let's make something else. Extraction date is also extraction date. Yes, we can use yeah, we can use extraction. It's correct. Nice. Okay, extraction date and the ID. So this is my volume. Okay.
volume of activities. Now I have to create a segregation between what are these activities. So I can use one activity, or I think item. Okay, let's refer this item ID. Operations, I thought might be. Okay, Operation. correct. Operation. So here we have all the operations. So focus mode. So creating ALM pipeline, create data set, create folder, and we are interested in the only view operation. So click on it, and view report. This is your main usage that we should be focusing on. Okay, तो बस वो बनाना पड़ेगा बस. अब रिपोर्ट क्या बननी चाहिए, कौन सा ग्राफ KPI बनना चाहिए, इसके लिए भी एक सेशन ले लेंगे, बट अभी नहीं. ओके, कोई और सवाल? राकेश जी, एक चीज है, ये आपने रिपोर्ट में 7 डे का अपने वो पॉलिसीज डिफाइन करी थी इंक्रीमेंटल, तो ये जब फर्स्ट टाइम रिफ्रेश हुआ तो इसने 7 डेज का डेटा लेके आया आपका, और वो जो दूसरी रिफ्रेश हो रही है वो 20 डेज तक का डेटा अभी हमें लेके आएगी. मतलब जो भी अभी रिफ्रेश, तो उसको मैक्सिमम एक बार किसी ने पॉलिसी डिफाइन करी 30 डेज कर दिया, तो फर्स्ट टाइम वो 30 दिन का लेके आ गई, तो अगली बार रिफ्रेश होगी तो भी 30 दिन के अकॉर्डिंग करती रहेगी. नहीं, जब अगली बार वो रिफ्रेश होगी, देखिए एज पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी सेटअप, जब आप इंक्रीमेंटल पॉलिसी आपने कहाँ सेटअप करी? डेस्कटॉप पे. ओके, अब जब वो सेटअप होती है उसको बनाने होते हैं पार्टीशन. पार्टीशन कहाँ बनाता है वो? सर्विस पे बनाता है. और सर्विस पे जब उसे पार्टीशन बनाना होता है तो उस टाइम पे वो सारा डेटा कॉल करता है, पार्टीशन में भरने की कोशिश करता है वो. ठीक है. ओके. अच्छा, अगर ये रूल देखा जाए तो मैं वही पूछ रहा था, फर्स्ट टाइम हमने 1 डे का इंक्रीमेंटल बनाया, पुराना 30 दिन का ही कर दिया हमने, तो फिर ये हमें 30 दिन की रिपोर्ट ला के देगा, क्योंकि उसने हिस्टोरिकल के लिए भी बनाया प्लस 1 डे इंक्रीमेंटल का बनाया. यार ऐसा इसमें सोचा जाए तो इसमें तो एक लूपहोल भी है यार, मतलब इसमें तो एक प्रॉब्लम भी है, ये तो सोचा ही नहीं. ये आपका अगर लाना तो 30 दिन का लेके आता, अगर आउटपुट आता तो. नहीं रुकिए, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने सोचा ही नहीं इसमें तो. ये तो सोल्यूशन खराब हो जाएगा यार. इसका मतलब है ये रिफ्रेश फेल होने वाला है. अरे ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने. हो गया फेल. क्या एरर आया फेल का? गलती ये हुई है, मैंने यहाँ पे जो पार्टीशन पॉलिसी दी थी उसमें ही गलती है. एक आपने मंथ लेवल पर एक डे लेवल पे दे दी इसलिए. नहीं, गलती ये नहीं. 30 दिन से ऊपर नहीं दे सकते शायद. एग्जैक्टली 30 दिन के ऊपर जा रहा है, यही तो गलती है इसमें. मुझे लगा चल जाएगा, ये तो गलत बना दिया मैंने. क्या कर दिया मैंने? तो दोबारा पब्लिश नहीं कर सकते इसको 30 दिन करके इसको? नहीं, और ये चलो मान लेते हैं मैं कर देता हूँ यार. उसमें एक प्रॉब्लम है, देखो मान लीजिए मैं कर देता हूँ, ठीक है. इसमें एक प्रॉब्लम यार, ये नहीं सोचा था मैंने, ये तो थोड़ा सरप्राइज लगा मेरे को. तो फिर 1 साल का तो सॉल्यूशन कभी कर ही नहीं पाएगा ये, हरदम 30 सॉल्यूशन तो दिन खराब हो गया ये तो. यार ये तो थोड़ा गलत कर दिया मैंने. तो प्रॉब्लम है, अगर मैं मान लेते हैं मैं करता हूँ, ठीक है, 30 दिन की रेंज ले लेता हूँ पहली वाली. मेरे को यहाँ कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि बिना डाले ये लेता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 दिन कर देता हूँ, यहाँ को 30 दिन कर देता हूँ. मना करा क्या? ये रेंज कम करनी पड़ेगी शायद, ये 20 दे ओवरऑल रखी है. इक्वल टू ओवरऑल रेंज. सर चेंज करो नंबर, पहले 20 को 30 करो. 20 को 30, चलो 30 कर देते हैं. 20 को 10 करना पड़ेगा, ऊपर वाले को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बड़ी होनी चाहिए. हाँ चलिए लीजिए, इसको 20 कर दिया, इसको 10 कर दिया, ठीक लीजिए. ओके, मान लेते हैं क्योंकि जब पहली बार ये इनिशियल लोड करेगा पार्टीशन बनाने के लिए, इसको सारा डेटा कॉल करना पड़ता है. क्योंकि हम विद इन द रेंज ही चल रहे हैं तो रिफ्रेश नहीं फेल होगा, ठीक है, क्योंकि हम विद इन द रेंज चल रहे हैं. ओके, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये 30 दिन के बियॉन्ड जाने की कोशिश करेगा. जैसे अगर ये 30 दिन के आगे, फॉर एग्जांपल 35th डे पे है, फॉर एग्जांपल ये
बिकॉज ऑफ पार्टीशन सिस्टम 30 दिन से ज्यादा का डेटा रख ही नहीं सकता मेमोरी के अंदर, बिकॉज ऑफ पार्टीशन। कुछ भी एक्स्ट्रा होगा सिस्टम को ड्रॉप करना पड़ता है वो, क्योंकि हमने मांगा ही यही है, समझ रहे हैं? ये आर्काइव पार्टीशन 20 दिन का ही बनेगा, मतलब 20 पार्टीशन बनेंगे, ये 30 40 50 नहीं होगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये रहेगा 20 ही, समझ रहे हैं? ये सिमिलरली लिमिटेशन है क्या? लिमिटेशन नहीं है, डिजाइन है इसका, इसको लिमिटेशन नहीं कहेंगे, बाय डिजाइन है ये। सिमिलरली इंक्रीमेंटल भी रखेंगे तो वो भी 10 पार्टीशन ही होंगे, उसमें 11 वो बढ़ेगा नहीं, वो भी ना ये बढ़ेगा ना ये बढ़ेगा, बस ये पीरियड होने से जब पीरियड शिफ्ट होता है तो ये भी आगे शिफ्ट हो जाते हैं, पर रेंज मेंटेन करके रखते हैं। और मैंने यही ध्यान नहीं दिया है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि जब इनिशियल लोड होगा तो इसका पार्टीशन भी बनेगा और वहीं गड़बड़ हो गई। तो इसको मैक्सिमम 30 दे सकते हैं ना आर्काइव को, बस जो अभी करंट पॉलिसी जो हमारी है माइक्रोसॉफ्ट की दूसरा आर्काइव। तरीका है, जो सेकंड सेशन लूंगा उस पर ट्राई करूंगा, उसमें करके दिखाएंगे। आई थिंक इसमें इसको गड़बड़ हो 30 गई है। करके कर सकते हैं हम, यहाँ 30 कर दें और इंक्रीमेंटल को हम एक ही रखें, तो फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तो पूरे 30 दिन का लोड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमारा हर एक दिन का रिफ्रेश चलता रहेगा, ऐसा 30 में हो सकता 30 में थोड़ा डाइसी सा है मेरे को, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, मैं इसको 15 ले लेता हूँ और इसको 14 ले लेता हूँ, ठीक है? 29 डेज हो जाएंगे। ओके 29 होगा। ओके ओके, अच्छा इन दोनों को सम करता है क्या, आप ये कहना चाह रहे हो? सम नहीं करता है, देखो मेरे को Days को। दो प्रॉब्लम मेरे को जो नजर आती है। माइक्रोसॉफ्ट कहता 30 दिन है, पर उसमें थोड़ा बहुत वो लोचा होता है उसमें, तो कभी कभी पूरा 30 दिन का आता नहीं है, एक दिन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? एक दिन की वजह से। नहीं तो मैं एक वो तो पॉइंट रीजन आपका ये है। समझा, आपका वो पॉइंट समझा कि ओके आपने इन दोनों के रेंज को बना के 29 दिन करें, मतलब 14 और 15 मिला के 29 दिन ऐसे बना रहे हो, मतलब ये सम करता है ऐसे। ओके ओके ठीक है, नहीं नहीं वो पॉइंट समझा। ओके नहीं सम एजन मैं यहाँ डेली पार्टीशन बना रहा हूँ डेज के, और मेरे को 29 डेज का डेटा चाहिए, तो ये सम हो जाएगा इसके साथ। अगर मैं मंथली बनाऊंगा तो सम नहीं होगा, वो डिफरेंट ईयर में डिफरेंट पार्टीशन बनेंगे। ओके बताइए, लेकिन समझ में बस आया? कंफ्यूज हो गए? डेट कैसे लिखी है, 25 से 1 लिखी है ऊपर वाले पे 15 करने के बाद, ये क्या और करता नीचे है 26 से 1 लिखी है। जब ये पार्टीशन बनाता है, तो जो मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ वो मेरी सिस्टम डेट चेक करता है। सिस्टम डेट क्या है आज? 9 तारीख है, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है? आज के दिन हट जाएगा। मैंने ही लगा रखा है कंप्लीट डेज। तो टुडे 8 का दिन कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ। टुडे कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए टुडे इंक्लूड नहीं है। अगर मैं हटा दूंगा तो टुडे इंक्लूड कर लेगा, ये देखो, इसी वजह से लगाना पड़ता है। नहीं वो भाई ऊपर वाली रेंज इसने 25 से 1 तक क्यों कर रहा है, मैं बस वो डाउट है, 25 से 1 ये जैसे कि जब ये ऊपर वाला। जब ये रेंज डिसाइड हो जाती है, इसी के बेस पे ऊपर वाली डिसाइड होती है। अब 26 से पहले जाएगा ना, जो कि 25 ही होगी, राइट? तो 24 क्यों गया, इसको ज्यादा जाना चाहिए ना, 15 दिन पीछे तक, मैं वो पूछना चाह रहा था कि ये एक ही दिन गया ना, एक ही 25 से दिन क्यों जा 24। रहे हैं? हाँ अच्छा सही अच्छा बात है। अच्छा, ये नहीं देखा मैंने, ये नहीं देखा। ये फिर हम मैक्सिमम 30 कर सकते ये हैं ग्लिच होगा, ये ग्लिच होगा फिर तो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा इंपोर्टेड फ्रॉम 24 जैन, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है फिर। एक बार दोबारा लगा देते हैं। नाउ मैं इसको सही हो गया पेस्ट कर देता हूँ। शायद। हाँ क्या कह रहे हैं? शायद नहीं कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा कुछ। अच्छा ओके, मैं इसको वापस लेता हूँ, I'll make it 15, 14। इसको 14 ले लेते हैं। अच्छा उल्टा करना पड़ेगा, सॉरी। इसमें बोला है, इसमें एरर क्या बोल रहा है? द रेंज मस्ट बी ग्रैनुलरली लोअर और इक्वल टू ओवरऑल रेंज, तो 15 ले ओवरऑल लिया। रेंज, ऊपर वाली रेंज ओवरऑल रेंज कह रहा है शायद, ऐसा ओके, कहना चाह रहा है क्या? ये तो फिर वही हो गया यार। ऊपर 30 कर देना आप एक बार, ऊपर 30 या 29 कर देना, या 30। अब ये पूरा महीना ले रहा है 9 तारीख से लेके, अब 8 तारीख से लेके, मतलब 9 से लेके 8 हो गया ना अपना, आज 8 फरवरी के हिसाब से। 15 लिया तो 24 24 से क्यों जा रहा है? ये तो बड़ा कैच है इसमें। ओके अप्लाई करते हैं, के बाद दोबारा चेक करते हैं एक बार। अरे 24 ही आ रहे। ये तो अंदर एक और प्रॉब्लम आ गई। ये डेज के लिए कभी ऐसा करता हूँ हम रेंज ये नहीं जनरली मालूम मंथ्स में है, देते ना। अगर मैं मंथ ले लूंगा तो सही चल रहा है।
डेज ले रहा हूँ तो ये गलत चल रहा है था। कुछ अगर हटा दो नहीं, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो वियर्ड बिहेवियर आ रहा है इसमें तो। इसको अगर मैं 1 ले लेता हूँ, हाँ, ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। 24 पे क्यों रुक गया ये? आप इसमें क्या 16 दिन पीछे जाना चाह रहे हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब 16 दिन पीछे होंगे, 15 और 16? नहीं, कंसर्न ये है कि 24 ही क्यों है। मैं यहाँ पर डेज अगर कम ज्यादा कर देता हूँ तो 24 के और पहले क्यों नहीं जाता है। ये देखिए 2 आ गया, 3 आ गया। ये एक काम करते हैं, जो सेटअप है उसी के बेस पर रन करके देख लेते हैं एक बार। चलो ये सेटअप है, 15-15 दिन का ही लगा दिया मैंने। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। 29 कर देते हो, चलो 29 कर देते हैं, लिखिए। ऊपर 29 और नीचे 2 कर देते हैं, बस 2 ज्यादा जल्दी हो जाएगा शायद। ले लीजिए, अब टोटल 29 हो गए हैं। नहीं टोटल 29 नहीं हुए ना, अभी भी 24 हुआ है ना। ऊपर 15 ये मिला के कर रहा है शायद, मिला के नहीं कर रहा है, मैक्सिमम रेंज ऊपर वाले की ले रहा है शायद। कैसे आप सब सोच रहे हो, आप सब होगा हमारा इन नहीं, दोनों डेज का। दोनों में डेज ले रहा हूँ मैं। 14 डेज 15 डेज 29 हो जाएंगे ना। होना तो ऐसे ही चाहिए, बट अभी कर Okay, नहीं, वो चलो देख लेते देखते हैं, हैं। देख लेते हैं। ये मेरे को तो ग्लिच लगी, प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे। ऐसे आई गलत रहा है। यहाँ 26 आया, 26 से एक दिन पहले 25 आ जाएगा। अब 25 से अगर आप 25 को इंक्लूड करके 15 दिन माइनस करेंगे पीछे जाना चाहिए तो ये 24 से और पीछे जाना चाहिए। 10 आना चाहिए था। ये आ गलत रहा है इधर, ये ग्लिच हो सकता है। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करके मैं इधर आता हूँ और इसमें जो एरर आ रही है बैड रिक्वेस्ट ही बोलेगा मेरे ख्याल से। ये देखो बैड रिक्वेस्ट बोल रहा है। आपने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट डाल दी जो ये सपोर्ट नहीं कर सकता था। ओके, इधर आए, इधर आए, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन ओह खुद ही स्टार्ट हो गया। ओके नाइस, अब देखते हैं। ओके हाँ जी बताइए, कोई और सवाल? राकेश जी एक सवाल है मेरे पास। हाँ जी, अरे बन गया, अरे बन गया, वो जल्दी बन गया यार। आ गया ना? रिफ्रेश इस बार आ गया। कितने दिन का आया ये? 25 से ही ला रहा है। अरे 15 दिन हो गए। 25 से 9 फरवरी करंट डेट तक का ले आया आपके लिए। और अब उसके अब वहाँ पर 29 दिन करके देखना आप आर्काइव के अंदर, तो शायद फिर पूरा महीने का लाएगा, माइट भी 29 से 30 दिन 29 से 30 दिन या 30 दिन कर देते हैं उसको, मैक्सिमम 30 डेज कर देते हैं आर्काइव को, अब शायद पूरा लाएगा। इसको 30 कर दिया, इसको क्या करूं फिर? अच्छा एक ठीक है, मिनट, तो कुछ इसको फर्क मैं नहीं करता पड़ता। हूँ 28 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। ओके अब कैसा रहेगा? ठीक है, अभी सही आ रहा है? 28 डेज का आना चाहिए। 29 हो जाएगा अब ये। तो 11 से अगर जोड़ोगे, 11 से 11 जैन से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा अब ये? आई थिंक इनफ है मेरे ख्याल से, पूरा आ रहा है इस बार। ये वाला लेते चलिए। अप्लाई किया, देन इसको सेव किया के बाद इधर आए, फिर यहाँ पे गए, ऑडिट पे गए, इधर आए, इसको माला रिफ्रेश एंड अच्छा फिर ये खुद ही स्टार्ट हो गया। ओके ओके, मीन टाइम रिफ्रेश हो रहा है। तो बताइए क्या सवाल है? हम 1 साल तक कर सकते हैं ऐसे फिर? यार वो 1 साल वाला अभी हमने पता लगाया, मेरे को लगा हो जाएगा, पर उसमें एक प्रॉब्लम है। मैं अगले हफ्ते कुछ लेके आ रहा हूँ उसमें। मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है। एक इसी से रिलेटेड था मेरा क्वेश्चन। मैं जो ये ऑडिट लॉग है एक्टिविटी वाला, तो मैं उसको पाइथन स्क्रिप्ट से कर रहा हूँ। तो अब मेरी आ गया। हाँ जी बताइए। तो मैं ऐसे पाइथन स्क्रिप्ट से कर रहा हूँ, ठीक है, पर मुझे हर दिन विजुअल स्टूडियो में इसको रन करना पड़ता है, ठीक है। तो किसको? वो स्क्रिप्ट को? हाँ स्क्रिप्ट को। अच्छा तो अच्छा जो रिजल्ट है वो मेरे पास JSON में आता है या फिर CSV में आएगा, ठीक है। फिर नहीं एक मिनट, ये आप मुझसे बाद में पूछ लीजिए, क्योंकि आप पाइथन पे जा रहे हैं जो कि पावर BI के बाहर है, और पाइथन में आगे डिस्कस करूंगा।
तो अभी सेशन खत्म होने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। ओके ठीक है ऑडिट लॉग का, पर पाइथन के साथ है ना, तो थोड़ा अलग ओके टॉपिक हो जाता है इससे। ठीक है ये आ गया है, पर 9 फेब कैसे आ गया यार, ये तो हमने डाला भी नहीं था। ये आपने थोड़ा करंट weird है। को अनचेक कर दिया था ना वहाँ पे, करंट डेट क्या रिफ्रेश बात कर रहे हो इंक्रीमेंट पॉलिसी में मेरे ख्याल से अनचेक मुझे? कर दिया था आपने। नहीं यार, है यार, देखो। अच्छा, ओनली रिफ्रेश तो कंप्लीट डे। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ पे रेंज भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, तो फिर 9 का तो डेटा ही नहीं आना चाहिए था। तो 9 तो इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए। इवन जो पीछे कोड डाला है वहां पे भी इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर बाइंड किए हैं। तो प्रॉब्लम हम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, अब ये ये कभी वो देखा जाएगा। यूटीसी डेट का चक्कर तो नहीं होता? जैसे हमारा इंडिया का यूटीसी प्लस 530 है और सर्विस में पब्लिश हो जाता है, तो वो ना ना यूटीसी ना ना 0 ना पे होता है। ना 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 ना। देखिए यूटीसी अगर आप कह रहे हो, मैं मान लेता, और ये एक्सट्रैक्शन डेट तो मैंने बनाई है। ठीक है, आपने और बनाया है। जो रिफ्रेश करेगा, ये रिफ्रेश का टाइम जोन मैंने क्या ले रखा है, इंडिया का ले रखा है। आपको टाइम जोन भी दिखाया था मैंने। तो जब रिफ्रेश करेगा, तो जब डेटा पुल करेगा, ठीक है, भले ही यूटीसी हो, भले ही यूटीसी हो, पर वो एक्सट्रैक्शन डेट नहीं होगी। वो डेट होगी जो मैंने कोड में डाली है। यूटीसी नहीं हो सकती वो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, डेटा तो आ गया। एटलीस्ट हम 29 डेज का तो लेके आ पाए हैं। ठीक है, बाकी ग्राफ चार्ट बनाना वो एक अलग टॉपिक है, और बाकी पूरे ईयर का कैसे आ पाएगा, वो थोड़ा मेरे को एक प्रॉब्लम है, अभी नजर आई। एक्सपेक्ट नहीं था ऐसे हो जाएगा, टेस्टिंग में गड़बड़ हो गई। थोड़ा थोड़ा जल्दी मेरे को लगा क्या हो जाएगा, पर थोड़ा गड़बड़ कर दी मैंने। कोई नहीं, इसको फिक्स करेंगे, अगले सेशन में करेंगे इसको। ओके, सो इस पे कोई क्वेश्चन है और वी कैन रैप अप? नहीं? ओके, सो ये सेशन की रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट ईयर का डेटा, जो दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिससे हम कंप्लीट ईयर का डेटा ला सकते हैं। ठीक है, इस चैलेंजेस को समझते हुए। ओके, सो आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, बाय। ओके।